ओके, सो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है एक डीजेनरेटेड डिसऑर्डर है, मतलब है कि एज के साथ आपके जो कार्टिलेज होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, जिसके आपने बोन्स के अलाइनमेंट एंड को जो है ना वो लाइन किया हुआ है, उसकी डीजेनरेशन होना शुरू हो जाती है और इसकी वजह से आपके पास जो है ना ये आपका जॉइंट डिफॉर्मिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करती है। मोस्ट कॉमन डिजीज है ये, क्योंकि आपको पता है कि एजिंग की वजह से ये मसला होता है। जब आपका कार्टिलेज बार बार बायोकेमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस को प्रीडिस्पोज होता है तो मैट्रिक्स की ब्रेकडाउन होती है। यहाँ पे मसला बेसिकली यही होता है कि मैट्रिक्स की ब्रेकडाउन होती है तो कार्टिलेज डिग्रेडेशन होती है, बट कार्टिलेज ग्रो भी करता है, बट यहाँ पे कार्टिलेज डिग्रेडेशन भी ज़्यादा हो जाती है, वो रीग्रो भी इफेक्टिवली नहीं करता। इनसे ये होता है प्राइमरी हो तो उसको इडियोपैथिक या प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। ओलिगो आर्टिकुलर भी हो सकता है, ये आपके पास मल्टीपल जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, और यंग इंडिविजुअल में किसी भी सेकेंडरी जॉइंट डिफॉर्मिटी की वजह से होता है। पैथोजेनेसिस यही होती है कि आपके पास कार्टिलेज होता है ना वो बहुत दफ़ा अपनी विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टीज अपने एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की वजह से, खासतौर पर टाइप 2 कोलेजन की वजह से आपके पास हर तरह के स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है। लेकिन जब आपके पास बायोकेमिकल स्ट्रेस और जेनेटिक फैक्टर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो स्ट्रेस नहीं कर पाता तो आपके पास उसकी रिपेयर प्रॉपर्ली नहीं होती, और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो सिंथेसाइज होता है बट उसका डिग्रेडेशन जो है वो अल्टीमेटली सिंथेसिस ज़्यादा हो जाती है। तो आपके पास वहाँ पे कौन से खुद है एमएमपी रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जो कि कोलेजन टाइप 2 को ब्रेक को यानी कि उसको खत्म करते हैं। इसके अलावा टीजीएफ बीटा और टीएनएफ रिलीज होते हैं, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज कराते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या होता है शुरू में आपको पता है कि जो कॉर्नोसाइट होता है वो प्रोलिफरेट करने की कोशिश करते हैं और आपके पास यहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, प्रोटीन कंटेंट कम हो जाता है। यहाँ पे देखो आपके जो है वो कॉर्नोसाइट ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। इवेंचुअली पता क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये टीजीएफ बीटा रिलीज करती है, ठीक है। और आपके पास जो है ना वो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रिक ऑक्साइड और ये सारे आते हैं, ये यहाँ पे आके एमएमपीज रिलीज करते हैं। जो एमएमपीज होते हैं वो डिग्रेड करते हैं कोलेजन टाइप 2 को, खासतौर पे जो आपके पास एग्रीगेनेस रिलीज होते हैं वो प्रोटीग्लाइकन को डिग्रेड करते हैं। तो आपका जितना भी कार्टिलेज है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। इंटरलॉकिन 8 और बीएमपी भी होते हैं, वो कॉर्नोसाइट की प्रोलिफरेशन करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करते। लेकिन लेटर क्या होता है आपके पास यहाँ पे सब कॉर्नल चेंजेस आने लगते हैं, सब कॉर्नल फाइब्रोसिस हो जाती है, कॉर्नोसाइट ड्रॉप आउट हो जाता है, अपॉप्टोसिस होना शुरू हो जाती है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि जब टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स होता है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास इसी तरह से अरेंज थे, यहाँ पे इसे आप देखो ना इस तरह से फाइबर अरेंज थे, लेटर ऑन क्या होता है कि उनके अंदर यहाँ पे क्लेफ्स आने लगते हैं, ठीक है। अब बनाओगे पोटोट के अंदर इस तरीके से क्लेफ्ट आने लगता है, ठीक है। तो वो ब्रेक डाउन होने लगता है आपके पास, उसको कहेंगे यहाँ पे सॉफ्ट ग्रैनुलर अपीयरेंस हो जाती है। अब इतनी पूरा का पूरा कार्टिलेज सफा हो जाता है तो आपके पास जो कार्टिलेज जो सब कॉर्नल बोन होता है वो टम्बल कर जाती है जॉइंट के, उसको यहाँ पे हम जॉइंट माइस कहते हैं। और जो होता क्या है कि देखो आपके पास ये फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये होता है कि मैंने बता दिया कि आपके पास ये हो गया। दूसरा मैं कहा था कि जब आपके पास बोन और कार्टिलेज होता है ना उस यहाँ पे इनकी जब ब्रेक डाउन होता है तो आपके पास बोन और कार्टिलेज का पोर्शन होता है वो जॉइंट कैविटी में आता है, उसको जॉइंट माइस कहते हैं। और जो दूसरे दोनों बोन होती है वो दूसरे के करीब आके तो बोनी इबर्नेशन, वो पॉलिश्ड आइवरी सब जो उसको हम कहते हैं बोनी इबर्नेशन हो गई है। फिर अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी कैविटी बन जाती है तो उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड आ जाता है, वो वन बॉल मैकेनिज्म बन जाता है। ऑस्टियोफाइट्स यहाँ पे इस तरह से ग्रो करते हैं, आपको ऑस्टियोफाइट नजर दीज आर द बोनी स्पर्स, ठीक है। लेकिन वो नहीं होता कि आपके पास वो बोन स्क्लेरोस नहीं होती, ठीक है। कंजेस्टिव और यहाँ पे फाइब्रोटिक हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी सेल वो क्रॉनिक नजर आते हैं। इसका आपने रखने की जरूरी है कि अच्छा यहाँ पे कि आपके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। आपके पास ये जो जॉइंट्स होते हैं ना उनमें क्या होता है कि पेन होती है जो कि यूज करने पर वर्सन हो जाती है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, क्रेपिटस होती है। क्रेपिटस ये होती है जब दोनों बोर्ड आपस में मिलती है तो उसकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है, लिमिटेशन ऑफ रेंज ऑफ मूवमेंट होती है। अगर ये स्पाइनल फोरामेना को इंपेंज करती है तो आपके पास सर्वाइकल लंबर नर्व रूट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से रेडिकल पेन, मसल स्पैज़म, एट्रोफी और न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। जो कॉमन जॉइंट आपने रखने के जो ऑर्डर होता है ना जो आपको इन्वॉल्वमेंट का यहाँ पे वो यहाँ पे सबसे पहले नी होते हैं, उसके बाद हिप ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होता है, उसके बाद हैंड कॉमनली इन्वॉल्व होता है, उसके बाद यहाँ पे स्पाइन होते हैं। लेकिन आप इस तरह से रखो यहाँ पे ये ऑर्डर ऑफ इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन आपके पास यहाँ पे ना मल्टीपल भी हो सकते हैं और आपके पास ए सिंगल जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन आपके पास कौन से जॉइंट है, नी और लंबर और सर्वाइकल वर्टेब्रा, प्रॉक्सिमल और डिस्टल डिफरेंशियल जॉइंट, और आपकी जो है वो फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल और आपके पास यहाँ पे टार्सोमेटाटार्सल जॉइंट, ठीक है। फिर आपको पता है कि हर्बर्डन नोड जो कि आपके ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं बहुत प्रोमिनेंट, हमने कहा था ना हो जाते हैं, ठीक है, जो कि वुमेन में ज़्यादा कॉमन होते हैं। अच्छा वैसे भी वुमेन में ज़्यादा कॉमन होता है। ओबेसिटी और जो जिन लोगों की इस तरह से जॉब होती है कि वो बेटर रहते हैं उनसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, जिनकी डेजिग्नेशन इस तरह की होती है। जॉइंट फ्यूजन यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। अच्छा ये अपने रखने कि ये यूजुअली यूनिलैटरल होता है, ठीक है। और इसमें हमने कहा था कि मल्टीपल या सिंगल हो सकता है। आगे ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस से। अच्छा ऑस्टियोआर्थराइटिस में जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे आपके जो होता है ना रिमेंबर के ऑस्टियोआर्थराइटिस मींस ओबी। सो ओबी मींस कि आपके जो दूर वाले जॉइंट होते हैं आपके डीआईपी और पीआईपी, ठीक है, डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट और पीआईपी ये ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि आपका जो यही पीआईपी और जो आपका फर्स्ट मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट है ये ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं रूमेटॉइड में, ठीक है। तो ये चीज़ आपने रखी। और उसके अलावा रिस्ट भी, ठीक है, मतलब ये वाले जॉइंट होता है आपका पीआईपी और सीएमसी और जो रिस्ट जॉइंट ये ज़्यादा रूमेटॉइड में होता है, जबकि जो डिस्टल वाले होते हैं जो ओवे होते हैं आपका डीआईपी और पीआईपी ये ज़्यादा आपके किस में इन्वॉल्व है आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस में। यहाँ पे आपको दो तरह के हर्बर्निस नोड्स होते हैं, दूसरे आपके बुशॉर नोड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा हम चलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपका एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जहाँ पे आपके पास नॉन सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन होती है और साइनोवाइटिस होती है, ठीक है। आपकी सैनोवियम के खिलाफ जो होती है ना आपके आप देखो एक्चुअली यहाँ पे टाइप 2 या टाइप 3 टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। और क्योंकि एक ऑटोइम्यून डिजीज है, आपको पता है ऑटोइम्यून डिजीज में हमेशा आपको सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन भी मिलती है, यानी कि आपको स्किन, हार्ट, ब्लड वेसल्स और लंग्स में भी प्रॉब्लम मिलती है और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम भी मिलते हैं, फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया, ये भी ज़्यादा आपको यहाँ पे होंगे। पैथोजेनेसिस डेफिनेटली यहाँ पे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, एक्चुअली DR3 और DR1 बल्कि DR4 और DR1 से ये एसोसिएट होता है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे CD4 सेल्स होते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन के साइन होते हैं ना वो आपने जरूर याद रखना है। आर्थराइटोजन जो यहाँ पे होता है ना यानी कि जो एंटीजन जिसके खिलाफ ये CD4 एक्टिवेट हो जाते हैं वो या तो कोई माइक्रोबियल हो सकता है या फिर केमिकली मॉडिफाइड एंटीजन हो सकता है। नंबर 1 यहाँ पे इंटरफेरॉन गामा
गामा यहाँ पे रिलीज होता है टी हेल्पर 1 होता है, टी हेल्पर 1 इंटरफ्रॉन गामा रिलीज करते हैं और वो यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेज को, यहाँ पे सिनोवियल सेल्स को, एमएस को, इंटरफ्रॉन गामा एक्टिवेट करते हैं। फिर आपके इंटरल्यूकिन 17 जो टी हेल्पर 17 से आते हैं वो न्यूट्रोफिल्स और आपके सिनोवियल सेल्स को, सॉरी न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं। फिर आपका रैंकल होता है ना, वो एक्टिवेट टी सेल्स रैंकल भी एक्सप्रेस करते हैं, तो वो वहाँ पे बोन की रिजॉर्प्शन करने लगता है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि ऑस्टियोपेनिया होना शुरू हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और टीएनएफ इंटरल्यूकिन 1 ऑब्वियसली ये तो हर जगह पे जहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है ये होते हैं, मैक्रोफेज से रिलीज होते हैं और ये यहाँ पे प्रोटीज को रिलीज करते हैं और जो रेजिडुअल वहाँ पे सिनोवियल सेल्स होते हैं उनसे एक्चुअली प्रोटीज रिलीज करते हैं कि फर्दर आयरन कार्टेज को डिग्रेड करे, ठीक है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है आपके पास ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या आता है कि आपके पास कार्टेज की डिस्ट्रक्शन हो रही थी लेकिन बोन ग्रोथ हो रही थी, वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स बने थे। इस डिसऑर्डर में बोन की भी डिस्ट्रक्शन हो रही है और कार्टेज की भी डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। और टीएनएफ इतना इंपॉर्टेंट है कि टीएनएफ के अलावा जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे इसमें होता है, तो आप इसको फ्रॉम दी एगिल रल्टन, ठीक है। यू हैव द एगिल रल्टन, ठीक है। यू हैव इंटरफेरॉन गामा जो कि आपके पास यहाँ पे मैक्रोफेजेस और सिनोवियल सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। यू हैव इंटरल्यूकिन 17 जो कि आपके पास न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं। आपको पता है रैंक एल रिसेप्टर्स होता है एक्टिवेटेड टी सेल्स पे जो कि ऑस्टियो क्लास की एक्टिवेशन कराते हैं। देन यू हैव द टीएनएफ एंड यू हैव इंटरल्यूकिन 1 जो कि ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। वहाँ पे जो सिनोवियल सेल्स के यानी कि सेल्स होते हैं उनसे रिलीज कराते हैं सेल्स जो कि फर्दर आयरन कार्टेज को डिग्रेड करें। अच्छा होता क्या है यहाँ पे, ऑटो एंटीबॉडीज क्यों बनती है, ठीक है, किस वजह से बनती है। दो चीज़ आपने रखनी कि दो तरह की आपके पास ये ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पे सिनोवियम के अंदर जर्मिनल सेंटर्स मिलते हैं, आपको ढेर सारे यहाँ पे जो जॉइंट को लाइन करी होती है कैविटी उसको आपको जर्मिनल सेंटर्स मिलते हैं, प्रोबेबली आपको लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं ऑटो एंटीबॉडीज, कौन सी वाली मिलती हैं। एक्चुअली होता है कि हमारी बॉडी में आपको पता है प्रोटीन्स बनती है, ठीक है। तो प्रोटीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्मली आपके पास कोई भी प्रोटीन बन रही है, ठीक है, नॉर्मली वो क्या होती है, जो प्रोटीन होती है ना वो सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन नहीं होती। अगर पोस्ट ट्रांसलेशनली अगर ये प्रोटीन मॉडिफाई हो जाए और ये सिट्रुलिनेटेड हो जाए तो सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन का एक तो वो कहते हैं कि हमारे तो नंबर 1 चीज़ ये है कि हम जो है ना उसके लिए सेल्फ टॉलरेंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम उसको मतलब उसको एक्टिवेट हमने कोई ऐसी एंटीबॉडी नहीं बनाई होती, ऐसे टी सेल नहीं बनाए होते जो कि उसको रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि सिट्रुलिनेट प्रोटीन नॉर्मली होती नहीं है। तो इस वजह से हमारे लिए ये एक सेल्फ एंटीजन नहीं रहता, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास सिट्रुलिनेट प्रोटीन के पास एक ऐसा एपिटोप होता है, ठीक है। एक तो चीज़ ये है कि ये आपके पास एक यानी कि आप कह सकते हो ना कि दिस डज नॉट रिमेन अ सेल्फ एंटीजन, ये सेल्फ एंटीजन नहीं होता। दूसरी वो कहते हैं कि इसमें ये एक ऐसा एपिटोप है कि जो कि बहुत सारे माइक्रोब्स के पास होता है। इट इज एन एपिटोप जो कि बहुत सारे माइक्रोब के पास होता है। इस वजह से सिट्रुलिनेट प्रोटीन के खिलाफ एंटी सिट्रुलिनेट प्रोटीन एंटीबॉडी बनती है, एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडी बनती है जो कि कहाँ पर आके लग जाती है, आपके जो जॉइंट्स होते हैं ना इनके यहाँ पे आके लग जाती हैं, इनकी सिनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर ये आपके पास एंटीबॉडी लग जाती है। लेकिन आपके पास सिर्फ एंटीबॉडी इसके खिलाफ नहीं होती, एक तो मैंने बता दिया ना ये वाली। फिर आपके पास क्या होता है कि इसी तरीके नंबर 1 की एंटीबॉडी की नंबर 1 एक ऐसी एंटीबॉडी होती है जो कि आपके जो IgA बनते हैं और IgM बनते हैं, ठीक है। ये IG और IgM आपके खुद के IgG के जो है ना वो फैक्टर आपके उसके F के जो आपका F वाला रीजन होता है, F क्या नाम है उसका, FC पोर्शन, उसके खिलाफ बन जाती है, तो उनको कहते हैं रूमेटॉइड फैक्टर। तो नंबर 1 आपके पास ये होता है। नंबर 2 आपके रूमेटॉइड फैक्टर जो कि खुद की आपकी IG और IgM होती है जो कि आपके IgG के FC पोर्शन के खिलाफ बन जाती है, ये होती है। यू हैव दिस वन। इसके अलावा आपकी एंटीबॉडीज जो है ना वो उसके खिलाफ भी बनती है, कुछ आपकी और प्रोटीन होती है जैसे आपका टाइप 2 कोलेजन के खिलाफ भी बनती है, अल्फा इनोलेज के खिलाफ भी बनती है और वाइमेंटिन के खिलाफ भी बनती है। और ये सारी की सारी एंटीबॉडी कहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, आपके सिनोवियम के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 80% लोगों में ये वाली रूमेटॉइड फैक्टर होता है, कुछ आपके पास 70% लोगों में सर्कुलेटिंग ACPA भी होता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। क्यों हमें पता चला, क्योंकि आपको सिनोवियम के लेवल पे आपको एंटीबॉडीज मिलती है। कौन कौन सी एंटीबॉडीज मिलती है, मैंने बताया कि ACPA एंटीबॉडी बनती है। क्यों मिलती है ये भी मैंने बता दिया। आपके पास यहाँ पे IG और IgM जो कि खुद के IgG के FC पोर्शन के खिलाफ होती है, रूमेटॉइड फैक्टर मिलते हैं। इसके अलावा आपके पास वाइमेंटिन, अल्फा इनोलेज और टाइप 2 कोलेजन के खिलाफ एंटीबॉडीज मिलती है जो कि यहाँ पे मिलती है। क्या वजह हो सकती है इसकी वजह, यहाँ पे नंबर 1 तो ये चीज़ होती है कि आपके पास ना उन लोगों में प्री डिस्पोजिशन होती है जिन लोगों में HLA क्लास 2 लोकस प्रेजेंट होता है ना। कुछ लोगों में ऐसे HLA क्लास 2 लोकस होता है जो कि ACPA पॉजिटिव होता है, उनमें प्रोबेबली ऐसा होता है कि सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन बनने की प्री डिस्पोजिशन ज़्यादा होती है, ये गलती इस चीज़ की ज़्यादा होती है। और दूसरे जिन लोगों में आपके पास PTPN22 मेम्ब्रेशन होती है। PTPN22 एक ऐसी टायरोसिन फॉस्फेटेज को इनकोड करती है जो कि टी सेल के एक्टिवेशन कॉज कराती है, ठीक है। मतलब टी सेल को इनहिबिट करती है टी सेल के एक्टिवेशन को। तो अगर PTPN2 में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगी तो टी सेल एक्टिवेशन इनहिबिट नहीं होगी, टी सेल बहुत ज्यादा बनेगा और सेल्फ टॉलरेंस खत्म हो जाएगी। आपके पास टी सेल जब बहुत ज्यादा एक्टिवेट होगा तभी तो ऐसा होगा कि एक्स्ट्रा टी सेल आ गया जिनको बहुत ही ज्यादा शौक चढ़ गया कि वो हमारे खुद के जॉइंट्स को अटैक करना शुरू कर दिया, तभी तो ये मसला होगा। तो ये सारी इसकी कहानी होती है, ठीक है। अब यही इसकी मॉर्फोलॉजी थी कि आपके पास जो ससेप्टेबिलिटी होती है HLA टाइप 2 लोकस की वजह से और आपके पास PTPN22 की वजह से आपके पास क्या होता है कि टॉलरेंस खत्म हो जाती है और अनरेगुलेटेड लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन होती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अच्छा वो कहते हैं कि आपकी इन्फेक्शन और स्मोकिंग जो खासतौर पे आपका जो पेरीओडोंटोसिस होता है, इन्फेक्शन की वजह से भी बाज़ ये ट्रिगर सर्व करते हैं सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन के बनने की वजह से, जिसकी वजह से एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन होती है। तो जब ये सब की चीज होती है तो आपके T-B सेल्स दोनों एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। T हेल्पर 17 में एक्टिवेट होती है, T हेल्पर 1 में ऑटो एंटीबॉडीज भी, जो कि दोनों चीजें आपके लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज और इम्यून कॉम्प्लेक्स आपके जॉइंट में आते हैं। वहां पे आपके फाइब्रोब्लास्ट को, कॉर्नोसाइट को, सिनोवियल सेल को एक्टिवेट करते हैं। ये जो सेल्स होते हैं वो आपके प्रोटीन्स बनाते हैं, साइटोकाइन्स बनाते हैं, इंटरलॉकिन 1 बनाते हैं, TNF बनाते हैं, इंटरलॉकिन 17 बनाते हैं, गामा बनाते हैं, इंटरफ्रॉन प्रोलिफरेशन को करते हैं, उसकी वजह से एक्टिवेशन की वजह से वहां पे पैनस बनती है। अच्छा मैं अभी दिखाती हूं कि पैनस क्या होता है। वहां पे बोन और कार्टिलेज दोनों की डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। अच्छा अभी हम बात करते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है ना, उसमें सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि बायलैटरल दोनों जॉइंट यूजुअली इन्वॉल्व
इन्वॉल्व होते हैं। और यूजुअली यहाँ पे हैंड्स और फीट के स्मॉल जॉइंट्स, ठीक है। आपने चीज़ याद रखो कि यहाँ पे जो मेजर जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं वो आपके पास प्रॉक्सिमल, जो आपके पास होता है ना प्रॉक्सिमल हाथ के जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि आपका ये वाला PIP, ठीक है, और आपका जो फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट होता है ये वाला, और आपके रिस्ट जॉइंट, ठीक है। जो प्रॉक्सिमल जो आपके डिस्टल जॉइंट है यानी कि आपका जो DIP है और जो आपका PIP है, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस में। और PIP और आपका फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट और आपके रिस्ट जॉइंट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है सन वी, ठीक है। सन वी जो है दिस इज ऑल अबाउट दी पेनिस फॉर्मेशन, ठीक है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे साइनोवियल सेल हाइपरप्लेजिया होता है। आपकी जो साइनोवियल होती है ना वो बहुत ज़्यादा थिकन हो जाती है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है रेड एडामेटस साइनोवियम, ये आपको नजर आ रहा है जो एडामेटस साइनोवियम है, दिस इज ऑल थिकन रेड एडामेटस कंजेस्टेड साइनोवियम, ठीक है। साइनोवियल सेल हाइपरप्लेजिया होता है। नंबर 2 पे क्या होता है कि ऑस्टियोक्लास्ट यहाँ पे एक्टिवेट होता है। जब यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो जाते हैं ना तो अंडरलाइंग जो बोन होती है वो खाने शुरू हो जाते हैं उसको, तो यू हैव दी अंडरलाइंग बोन, यू हैव दी ऑस्टियोपेनिया, यू विल हैव पेरी आर्टिकुलर इरोजन्स एंड यू हैव सबकॉन्ड्रल सिस्ट, ठीक है। और वो क्यों बनती है? क्योंकि जब आपके पास स्पेसेस बन जाती है ना, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं बना नहीं सकती, और फॉर एग्जांपल ये जॉइंट है आपके पास इस एरिया से उसको ऑस्टियोक्लास्ट ने उसको खड़ा दिया, तो आपके पास जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर चली जाती है, वो सबकॉन्ड्रल सिस्ट बना देती है और पेरी आर्टिकुलर इरोजन्स बनते हैं, ठीक है। पेरी आर्टिकुलर इरोजन, सबकॉन्ड्रल सिस्ट बिकॉज ऑफ दी अंडरलाइंग बोन बीइंग डिस्ट्रक्टेड बाय द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, ठीक है। ये दूसरी चीज होगी। नंबर 3 आपके पास यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स भी वहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आपके पास एग्रीगेट बनते हैं फिब्रिन के, और जो फिब्रिन के एग्रीगेट होते हैं आपके पास एक तो न्यूट्रोफिल्स आते हैं, दूसरे यहाँ पे इसी में आपने बताना कि फिब्रिन एग्रीगेट होते हैं। वो फिब्रिन एग्रीगेट कहाँ पे जाके लगते हैं? वो लगते हैं आपके साइनोवियम पे, और दूसरा वो आपके जॉइंट के सरफेस पे। एक ही चीज होगी, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइनोवियल पे भी और जॉइंट सरफेस पे ही लग जाते हैं। उसके बाद वी से क्या होता है कि यहाँ पे ना वास्कुलराइजेशन बढ़ जाती है। यहाँ पे आपको पता है कि जब कभी आपको इन्फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे ऑब्वियसली वेसल्स भी ज़्यादा होती है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। इस और ऑस्टियोआर्थराइटिस से ये भी डिफरेंशिएशन पॉइंट है कि यहाँ पे आपको सारे उसके फीचर्स मिलेंगे। यू हैव रेडनेस, ट्यूमर, स्वेलिंग, मतलब सारी चीज़ों आपको इन्फ्लेमेशन के गार्डियन साइड सारे मिलते हैं। तो यहाँ पे वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, एंजियोजेनेसिस ज़्यादा हो जाती है, और आई से यहाँ पे डेंस इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट आपको मिलते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं जिसमें आपके पास यू हैव दी प्लाज्मा सेल, यू हैव एंटीबॉडीज, डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सारे आपको मिलते हैं। तो दिस सन भी, ये जो एक कॉम्बिनेशन होती है आपके एडामेटस साइनोवियम का, इन्फ्लेमेटरी सेल्स के एग्रीगेट का, फाइब्रोब्लास्ट में बताया ना फिब्रिन एग्रीगेट बन जाते हैं साइनोवियम में जॉइंट स्पेस पे, और आपके पास ग्रैनुलेशन टिश्यू, दिस इज ऑल नोन एज पेनिस, ठीक है। पेनिस जब आपके पास एडवांस होता है आप उसको ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें यहाँ पे डीमार्ट्स देने पड़ते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स देने पड़ते हैं। यहाँ पे एनसेस काम नहीं करते, आप ट्रीट नहीं करते, तो ये पेनिस जो होता है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके यहाँ पे आपको नजर आ रहा है फाइब्रोसिस, ठीक है। ये जो फाइब्रोसिस होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं मिलती, ये आपको इसमें मिलती है रूमेटॉइड में। यहाँ पे पहले फाइब्रोजिंग यू हैव द एंकाइलोसिस, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज द फाइब्रोजिंग एंकाइलोसिस, और लेटर ऑन वो आपके पास बोनी एंकाइलोसिस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि बोन आपस में जुड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स नहीं बनते, यहाँ पे एंकाइलोसिस होती है जो फ्यूजन होना शुरू हो जाती है, और आपको लेटर ऑन रोमैटिक नोड्यूल्स बनते हैं जो कि यहाँ पे जरा सॉफ्ट से नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हम बात करेंगे ना वो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, जिसमें मैं ऑब्वियसली इसके क्लिनिकल फीचर्स जो आगे वो भी कवर कर लूँगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये वैसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इतना कॉमन नहीं होता, ठीक है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर मैं बताऊँ एज, तो ये आपके पास यूजुअली ओल्डर देन 60 इंडिविजुअल में होती है, ये 40 to 50 इंडिविजुअल में होती है। रिस्क फैक्टर्स इसकी भी फीमेल है, ठीक है, मतलब इसमें भी फीमेल आती है, इसमें भी फीमेल आती है, बट तब क्या करें क्योंकि फीमेल में ऑटोइम्यून डिजीज ज़्यादा कॉमन है, लेकिन यहाँ पे फीमेल इस वजह से आती है कि जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स होती हैं उनमें आपको पता है कि वैसे भी आपका वेट बेरिंग जॉइंट बन जाता है बहुत ज़्यादा हिप, ठीक है, क्योंकि हिप में ऑब्वियसली वेट उनका ज़्यादा हो जाता है, तो वेट बेरिंग जॉइंट जो आता है ना बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ बायोमैकेनिकल डिजीज, ठीक है। क्यों ये होता है आपको पता है, जब मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, ये इस वजह से नहीं होता कि कोई ऑटोइम्यून है, कोई मसला क्या है, क्या मसला है यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स ही तो मसला है। जॉइंट आपके पास वैसे ही वेट बेरिंग चीज़ होती है, लेकिन अगर आपके पास मैकेनिकल फोर्स को कोई बहुत ज़्यादा सब्जेक्टेड है, इसका यही आपके पास है जो कि बहुत ज़्यादा मैकेनिकल फोर्स को यानी कि ऑब्स्ट्रक्टेड, जिनकी कोई ऑक्यूपेशन ऐसी है जो फीमेल्स यानी कि जो फीमेल्स होती है, दूसरा आपके पास जो ओवर वेट फीमेल्स होती है, ठीक है, उनमें ये प्रीडिस्पोजिशन होती है या ट्रॉमा की वजह से, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी रिस्क फैक्टर, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो रिस्क फैक्टर्स है वो यही है कि आपका जिनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जैसे HLA DR3 DR4 है, या फिर वही मैंने बता दिया कि आपका ऑटोइम्यूनिटी जिसमें रिस्क फैक्टर्स होता है, ठीक है। अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो यूजुअली इट इज मोनो आर्टिकुलर या पोली आर्टिकुलर, ठीक है, एक हो सकता है ये सिंगल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो जॉइंट ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है वो आपके पास होते हैं नी, उसके बाद हिप और हैंड्स पर स्पाइन, ठीक है। यूजुअली जो वेट बेरिंग जॉइंट्स होते हैं, और हैंड्स में भी कौन से, हैंड में आपने रखना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ओ वे, ठीक है, तो आपके पास जो आपके DIP और PIP होते हैं और जो ये आपके ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ना यूजुअली आपका पोली आर्टिकुलर मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे हैंड्स, फीट और रिस्ट के, एंकल्स के, एल्बोज के जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, और सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है यूजुअली, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे आपके हैंड्स के ऊपर MCP और आपका PIP और आपके रिस्ट जॉइंट अब यहाँ पे बताओगे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, मैंने बताया कि यहाँ पे स्ट्रेस ही मैकेनिकल चीज़ है, ठीक है। तो यूज़ करने के साथ इसकी जो आपके पास पेन होती है वो वर्सन हो जाती है, जो कि आपके पास इवनिंग में ज़्यादा होती है इसकी पेन, ठीक है। जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है ना, इसकी जो पेन होती है वो हमने बताया कि एक तो मॉर्निंग पेन ज़्यादा होती है, ठीक है, इसकी मॉर्निंग पेन ज़्यादा होती है, और मॉर्निंग स्टिफनेस भी ज़्यादा होती है। इसकी मॉर्निंग स्टिफनेस लेस देन 30 मिनट्स होती है, जबकि रूमेटॉइड की मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 30 मिनट्स होती है, ठीक है। और यहाँ पे अपने रखने की पेन रिलीफ कैसे होती है, यहाँ पे पेन रिलीफ होती है जब आप रेस्ट हो जाते हो। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेस
ही पैथोफिजियोलॉजी है। अगर मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं होगा, रेस्ट करेंगे तो पेन नहीं होगी, जबकि यहाँ पे जितना जॉइंट को यूज़ किया जाता है उतनी पेन रिलीव हो जाती है। तो ये ऑपोजिट चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे यूज़ करने से पेन ज़्यादा होती है, यहाँ पे यूज़ करने से पेन कम होती है, ठीक है। और यहाँ पे रेस्ट से पेन रिलीव होती है, और यहाँ पे आप यूज़ करोगे तो उससे पेन रिलीव होगी, ठीक है। और पेन ज़्यादा कब होती है? यहाँ पे मॉर्निंग में पेन ज़्यादा होती है रूमेटॉइड वाले में। अच्छा, दूसरा मैंने बताया कि ये एसिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक एनवायरनमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली इट इज नॉट अ साइनोवाइटिस, इसमें साइनोविक की इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे साइनोविक की इन्फॉर्मेशन होती है, जिस वजह से यहाँ पे आपको कार्डिनल साइन भी सारे मिलते हैं। आपको यहाँ पे रेडनेस है, रूम यू हैव दी swollen joint, warm joint, painful joint, redness, रूबर, वो सारा कुछ भी होता है, हॉट भी होता है, ठीक है। और मैंने बताया था कि जॉइंट इलाजमेंट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे तो अपने ये भी याद रखना कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके टेंडेंस तक जाती है, लिगामेंट्स तक जाती है, और ओकेजनली आपके एडजेसेंट स्केलेटल मसल तक जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको और भी डिफॉर्मिटीज मिलती है, जो कि मैं अभी डिस्कस कर लेती हूँ। इसके अंदर ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आपको जब टेंडन और लिगामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो एक आपकी होती है बोटेनियस डिफॉर्मिटी। बोटेनियस डिफॉर्मिटी क्या होती है कि जिसमें आपका पीआईपी जो प्रोक्सिमल वाला होता है वो फ्लेक्स होता है, और आपका डीआईपी हाइपर एक्सटेंशन होता है। दूसरी होती है स्पैनिक डिफॉर्मिटी, उसमें आपका जो डीआईपी होता है आपका मतलब पीआईपी हाइपर एक्सटेंडेड है आपका पीआईपी, जबकि जो डीआईपी होता है जो डिस्टल वाला होता है वो फ्लेक्स होता है, दैट इज द बोटेनियस स्पैनिक डिफॉर्मिटी। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलती है दिस इज द जीटा थंब भी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मिलता है। तो एक होता है आपका क्या नाम है इसका, पियानो की साइन। पियानो की साइन में होता है कि जब आपको आप फुल प्रोनेशन पे होता है ना, ये फुल प्रोनेशन में तो आपके पास अलग नजर आता है, लेकिन आप जब उसको दोबारा से जो है ना वो डिप्रेस किया जाता है तो आपके पास वो स्प्रिंग बैक कर जाता है। पियानो की साइन और जीरा डिफॉर्मिटी वो सारा कुछ इसमें आपको नजर आता है, जो कि ये सारी चीज़ें आपको इसमें इतनी नजर नहीं आती, ठीक है। अच्छा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन भी मिलेगी, मतलब आपको हार्ट में, लंग्स में या जॉइंट में भी साइन मिल सकते हैं, एनीमिया मिल सकता है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरा हमने ये बताना है कि अच्छा क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है रूमेटॉइड में, तो रूमेटॉइड में जैसे आपके पास ESI भी रेज होता है, CRP भी रेज होता है, सीरोलॉजी में भी आपको पता है ACPA मिलेगा, आपको रूमेटॉइड फैक्टर मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा नहीं, यहाँ पे आपको ESR, CRP, साइरोलॉजी वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा आपको पता है कि कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन जो होती है वो किधर होती है आपके पास, जब आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करूँ तो यहाँ पे कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन होती है, बट बोन ग्रो करती है, जबकि रूमेटॉइड में कार्टिलेज की भी डिस्ट्रक्शन होती है और बोन की भी डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो ऑर्थराइटिस होता है उसमें आपको ऑस्टियोफाइट्स, ठीक है, ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, यहाँ बिल्कुल होते हैं, जबकि रूमेटॉइड ऑस्टियोफाइट्स नहीं होते हैं। इसके अलावा आपके पास जो बोनी इलाजमेंट है, ठीक है, जो आपके बोनी इलाजमेंट और जो होती है ना वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज़्यादा होती है, लेकिन जो इरोजन्स होते हैं और जो जॉइंट की फ्यूजन होती है और जो स्केलेटल डिफॉर्मिटीज होती है, जो साइनोवाइटिस होता है, वो कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ज़्यादा होती हैं। इसी तरीके से बताएंगे कि आपके पास ये मैंने बताया था कि आपके पास मल्टीपल जॉइंट हो गया, कार्डिनल साइंस भी यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स कहाँ पे होते हैं, आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है, ठीक है। जब आप जॉइंट को फिजिकली एग्जामिन करोगे ना तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपके पास हार्ड आपको बोनी इलाजमेंट मिलती है जॉइंट की, जबकि यहाँ पे सॉफ्ट स्पॉन्जी स्वेलिंग होती है, रेडनेस ऑफ द जॉइंट होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पता है जॉइंट की इन्वायरमेंट मैंने बता दी थी, ये आपको बताना चाहिए। यहाँ पे आपके यूजुअली वेट बेरिंग जॉइंट होते हैं, यहाँ पे जो नॉन वेट बेरिंग होते हैं, हैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपका DIP और PIP इन्वॉल्व होता है मेनली, और आपके पास CMC इतना नहीं इन्वॉल्व होता है, जैसे रूमेटॉइड में आपके पास यहाँ पे आपका जो है ना वो मेटाकार्पोफारिंजियल जॉइंट और आपके रिस्ट और PIP ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और फिर हमने बताया कि आपके पास नोड्यूल्स यहाँ पे हार्ड होते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट नोड्यूल्स होते हैं। पेन, अच्छा यहाँ पे ना आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन ज़्यादा प्रिडोमिनेट करती है, जबकि यहाँ पे स्टिफनेस ज़्यादा प्रिडोमिनेट करती है। मॉर्निंग स्टिफनेस यहाँ पे 1 घंटे से ज़्यादा तक होती है, ठीक है। और ये आपके पास इवनिंग में वर्स करता है, ये आपका मॉर्निंग में वर्स करता है। यहाँ पे पेन मैंने बताया था कि रेसल लीव होती है, क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेस ही तो पैथोफिजियोलॉजी है, जबकि यहाँ पे आप जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उससे होती है। फिर मैंने डिफॉर्मिटी का भी बता दिया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ और आपके डिफरेंस थे जिसमें हमने बताया था कि यहाँ पे आपका CBC, CMP, ESR, CRP ये सारे इसमें नॉर्मल, जबकि इसमें सब कुछ एबनॉर्मल होगा, ठीक है। अच्छा, एक्सरे में यहाँ पे आपको मिलता है कि यहाँ पे आपको एसिमेट्रिकल मिलेगी, यहाँ पे ना आपको यही साइड, एक्सरे में आपको यही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। कि आपके पास यहाँ पे आपको पता है कि सब कॉर्नर स्क्लेरोसिस मिल सकती है, ऑस्टियोफाइट्स मिल सकते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको जो है वो जॉइंट स्पेस नैरोइंग मिलेगी। यहाँ पे हम ये वाले इसमें बातें लिखेंगे कि आपके पास यहाँ पे जो है ना क्या होगा, आपका रेडियो जॉइंट इफ्यूजन मिलेगी, जक्सा आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया होगा, इरोजन होगी, जॉइंट स्पेस आपकी नैरो हो जाएगी और आर्टिकुलर कार्टिलेज लॉस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हिस्टोपैथन आप करोगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको लॉस ऑफ कार्टिलेज और बोन ग्रोथ मिलती है, जबकि यहाँ पे आपको लॉस ऑफ कार्टिलेज और लॉस ऑफ बोन भी मिलती है और ऑस्टियोपोरोसिस भी मिलती है। जब हम आर्थ्रोसेंटेसिस करते हैं ना तो WBC लेस देन 2000 इन द ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड देन मोर देन 2000 इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। प्रीडोमिनेंस यहाँ पे लिम्फोसाइट्स होंगे, यहाँ पे आपका लिम्फोसाइट्स होंगे, बट न्यूट्रोफिल्स जब अक्यूट फेल होगा तो न्यूट्रोफिल्स होंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, नेक्स्ट फ्यू आर्थराइटिस आर वेरी माइनर टाइप, जैसे आपका जो जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस है, ये वो कहते हैं कि यंग लोगों में होता है, 16 साल से कम के बच्चों में। जुवेनाइल है ना, और 6 हफ्ते तक रहता है। एक ही जॉइंट इन्वॉल्व होता है, सिस्टेमिक डिजीज ज़्यादातर होता है, लार्जर जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर नहीं होता, लेकिन इसमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिविटी होती है। थोड़ा बहुत ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह का होता है, क्योंकि उसमें HLA और PTN22 के वेरिएंट्स देखे गए हैं। ये भी देखा गया है कि आपके पास T हेल्पर 1 और T हेल्पर 17 सेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इंटरलूकिन 6 के रिसेप्टर के खिलाफ जब एंटीबॉडी दे गई तो देखा गया कि हाँ फायदा हो रहा है, तो उसका मतलब थोड़ा बहुत रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह में है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल होता है ना कि आपको ये फीचर्स दिए हों रूमेटॉइड आर्थराइटिस की और आपको एज कम बताइए, तो आपको पता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की एज तो मोर देन 60 है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की 40 to 50 है, तो अगर आपको यंग एज में बता दिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स दिए हुए हैं तो आप प्रोबेबली उसको जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस में कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अब जो स्पीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस होती है ना, इनमें क्या होता है कि आपके पास कोई भी आपको एंटीबॉडी नहीं मिल रही होती, लेकिन हमें पता है कि ऑटो इम्यूनिटी कहीं ना कहीं होती है। तो
तो इसमें आपको रूमेटॉइड फैक्टर नहीं मिलता। लिगामेंटस अटैचमेंट में पैथोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। अच्छा, जो आपका एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उसमें मिनी सैक्रोइलिक जॉइंट इन्वॉल्व होता है और इन दोनों में ही आपके जो सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोपैथी है उसमें आप पे HLA-B27 पॉजिटिविटी मिलती है और एंकाइलोसिस ज़्यादा होती है, यानी कि बोन की फ्यूजन ज़्यादा होती है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलो जो आपके पास स्पॉन्डिलाइटिस है इसमें आपकी आर्टिकुलर कार्टेज की डिस्ट्रक्शन होती है और खासतौर पे सैक्रोइलिक पॉइंट में आपकी बोनी फ्यूजन होती है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो उसकी दूसरी फॉर्म है सेकेंडरी स्पॉन्डिलोआर्थरोपैथी की वजह से रिएक्टिव आर्थराइटिस दोनों में 20 to 30 डिकेड के लोग इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इनमें खासतौर पे लोअर बैक एक पेन होगी और स्पाइनल इमोबिलिटी होगी, ठीक है। हिप्स, नीज और शोल्डर के जॉइंट इन्वॉल्व होंगे। 90% पेशेंट आपके पास यहाँ पे HLA-B27 पॉजिटिव होंगे, जबकि रिएक्टिव आर्थराइटिस में प्राइड होता है आपके आर्थराइटिस का, नॉन गोनोकोकल सर्वाइसाइटिस या यूथराइटिस का और कंजक्टिवाइटिस का, और यहाँ भी 20 से 30 के साल के लोग होते हैं। B27 पॉजिटिविटी यहाँ पे भी होती है, लेकिन यहाँ पे पता है क्या, मतलब एक हिस्ट्री होगी कि आपके जेनिटल यूरिनरी इन्फेक्शन रहा है, ठीक है, जैसे क्लेमाइडिया के साथ, गोनोकोकस के साथ, ठीक है, क्लेमाइडिया के साथ या शिगेला के साथ या सैल्मोनेला या यर्सीनिया के साथ, क्योंकि गोनोकोकस के साथ अगर होता है ना तो वो सुपरेटिव आर्थराइटिस बनाता है, अगर फॉर एग्जांपल उसमें आर्थराइटिस बन जाता तो ये हम रखना है कि इसलिए आके क्लेमाइडिया या और शिगेला, सैल्मोनेला, यर्सीनिया ये रिएक्टिव आर्थराइटिस में आएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो सिम्टम्स होंगे वो बेसिकली तो मैंने बताया था कि प्राइड आर्थराइटिस है और आपका गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस है और कंजक्टिवाइटिस है, ये प्राइड होगा रिएक्टिव में, लेकिन अगर लो बैक के तो वो क्रॉनिक केस में होता है, फिर हमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि भाई रिएक्टिव था या एंकाइलोजिंग वाला था। इन्फेक्शियस आर्थराइटिस मतलब यही हो गया कि आपके पास कहीं भी कोई इन्फेक्शन था, कोई ब्लड में इन्फेक्शन था, स्किन के थ्रू आ गया वो, या आपके टिश्यू एब्सेस ऑस्टियोमाइलिटिस था उसके थ्रू वो इन्फेक्शन आ गया। अब सुपरेटिव आर्थराइटिस में मैंने ये बताया कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म ही होगा डेफिनेटली जो कि आपके पास यहाँ पे आ गया, तो ऑब्वियसली जब आपके पास अक्यूट सुपरेटिव आर्थराइटिस आपको पता है जैसे ऑस्टियोमाइलिटिस होता है, जिन लोगों में आपको पता है कि एडल्ट्स में भी ऐसा नहीं होता, हमारी अगर जब बोनी फ्यूजन प्लेट्स क्लोज हो चुकी होती है तो आके इन्फेक्शन जो होता है वो मेटाफिसिस एपिफिसिस और एपिफिसिस से आपके पास बिल्कुल जा सकता है जॉइंट्स में। तो वहाँ पे ऑब्वियसली न्यूनेट में अगर आपके पास हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, बड़ों में स्टाफ ऑरियस है, इससे भी यंग एडल्ट्स में गोनोकोकस भी हो सकता है, सेक्सुअली एक्टिव वुमेन में गोनोकोकस होता है, सिकल सेल एनीमिया वालों में साल्मोनेला होता है, जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बताया था कि इकोलाई भी है, गोनोकोकस भी है, प्रोटीज भी, मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, ठीक है। ये यूजुअली उन लोगों में ज्यादा होते हैं जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, जिनमें कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी होती है, C5 C6 में से किसी की डेफिशिएंसी होती है, वही आपके पेनफुल वार्म स्वोलन जॉइंट होंगे और रिस्ट्रिक्टेड मोशन होगा। यूजुअली वो कहते हैं कि ये जो इन्फेक्शन होता है ना, ये 90% केस में ये सिंगल जॉइंट को इन्वॉल्व करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिया हुआ है कि पेनफुल है, वार्म है, स्वोलन जॉइंट, तो आपको पता है कि पेनफुल वार्म स्वोलन जॉइंट ये चीजें रूमेटॉइड में भी होती हैं, ठीक है, और इसमें आपके पास और भी चीजों में हो सकती है। बट रूमेटॉइड में आपको पता है कि बायलैटरल सिमेट्रिकल मूवमेंट होती है, अगर यूनिलैटरल दी हुई है और साथ ये सारी फीचर्स दी हुई तो उसका मतलब है कि हो सकता है कि आप इन्फेक्शियस आर्थराइटिस को सस्पेक्ट कर सकते हो, और आपको ऑब्वियसली थोड़ी बहुत हिस्ट्री दी होगी, ठीक है, कि कैसे वो इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड किया, उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री तो दी होती है। लाइम आर्थराइटिस वो होता है जो बुर्लिया बर्गडोरिफाई के बाद होता है, ये एक डीएस से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। इसकी तीसरी जो अर्ली लोकलाइज है जिसमें सिर्फ स्किन में होता है, एक लेटर स्टेज होता है इसमें स्किन, क्रीन नर्व, हार्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर फॉर एग्जांपल आप इसको मतलब आप ट्रीट ही ना करो तो ये माइग्रेटरी आर्थराइटिस मतलब क्रॉनिक केस में बन जाता है, ठीक है। इसको ट्रीट भी ना करो आप तब होता है। उसमें भी आपको कहते हैं कि बोरेलिया को जॉइंट स्पेस आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, आपको एंटीबॉडीज मिलती है बस। अच्छा, फर्स्ट को आपने ट्रीट भी उसको कर लिया, बट ट्रीट करने के बाद भी अगर वो ठीक नहीं हुआ फिर वो एक बंदा है लेट डिसेमिनेटेड स्टेज, जिसमें वो बोरेलिया आपको मतलब डिटेक्ट ही नहीं हो पाता जॉइंट में, पीसीआर से भी नहीं डिटेक्ट हो पाता, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें आपके ह्यूमरल रिस्पॉन्स वो कहते हैं कि बहुत देर बाद आपको जाके ह्यूमरल रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, वो बोरेलिया के आउटर स्पेस के खिलाफ एक्टिवेट होता है, उसकी एक प्रोटीन ए होती है, तो उसकी वजह से आपका लेट डिसेमिनेटेड स्टेज आता है, जिसको हम पोस्ट ट्रीटमेंट लाइम डिजीज सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फिर ऑटोइम्यून आर्थराइटिस होता है, जॉइंट पेन होती है और ये बाकी सिम्टम्स भी आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मेन फीचर आपने ये भी रखना है कि यहाँ पे आपके वही चीज़ होती है कि जॉइंट्स में सिनोवियल हाइपरप्लेजिया है, फिब्रिलर पोजीशन है, मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट है, ठीक है। अब देखो ना थोड़ी बहुत वही चीज़ें रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, लेकिन यहाँ पे अनियंस के ना आर्टीरियल वॉल्स की, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ऑब्वियसली लाइम डिजीज का भी बताया गया होगा, ठीक है। क्रिस्टल इंड्यूस में आपको बताइए कि जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो कार्टिलेज की इन्फॉर्मेशन कॉज कराते हैं, थोड़ा मतलब कह सकते हो कि लोकल ट्रॉमा, मैकेनिकल ट्रॉमा कॉज करते हैं। इसमें आपको मोनोसोडियम क्रिस्टल आपके गाउट में होते हैं और दूसरा जो आपकी कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल है ये आपकी जो है ना वो डिहाइड्रेट की सूडोगाउट में। ओके गाइस, गाउट जो है ना ये एक ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे आपके पास क्रिस्टलाइन इन्फ्लेमेटरी एसिमेट्रिकल मोनोआर्थराइटिस होता है। अक्यूट आर्थराइटिस के ट्रांजिएंट अटैक्स होते हैं, सॉरी इस्कीमिक नहीं होता, ट्रांजिएंट अटैक्स होते हैं अक्यूट आर्थराइटिस के, जो कि इनिशिएट होते हैं बाय द यूरेट क्रिस्टल्स, जब वो आपके पास विद इन और जॉइंट के अराउंड डिपॉजिट होते हैं। यूजुअली यहाँ पे जो जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं वो पेरिफेरल जॉइंट और आपका पास फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट बहुत कॉमनली इन्वॉल्व है, क्योंकि ये एक वेट बेरिंग जॉइंट होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वेट बॉडी का इस पे होता है। और माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स यहाँ पे मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। अब यूजुअली बिल्कुल इसकी एसोसिएशन तो है हाई यूरिक एसिड लेवल से, लेकिन हाई यूरिक एसिड लेवल इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि सफिशिएंट होता है, बिकॉज बाज़ जब अक्यूट आर्थराइटिस के अटैक आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हाई यूरिक एसिड लेवल हो, हाइपर यूरिसीमिया इज नॉट इक्वल टू गाउट, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। लेकिन वैसे आपको पता है नॉर्मली फीमेल्स में इसके लेवल कोई 2.4 to 6 होते हैं, मेल्स में 3 to 7 होते हैं। आप कह सकते हो कि ये
यानी कि 2 से 6.8 इसकी कोई रेंज होती है, 6.8 से ज़्यादा होती है तो उसको यहाँ पे हम यूरिक एसिड के लेवल ज़्यादा कहते हैं। इसकी सिंथेसिस इस तरीके से है कि आपके पास नॉर्मली प्यूरिन के कैटाबलिज्म का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आपका जो प्यूरिन है वो हमारी बॉडी में दो तरीके से सिंथेसाइज होता है। एक होता है डी नोवो पाथवे। डी नोवो पाथवे में ये आपके नॉन प्यूरिन प्रिकर्सर से मतलब सैल्वेज पाथवे में जो आप टाइप से प्यूरिन लेते हो या आपके डीएनए जब डिग्रेड हो जाता है तो उसमें से आपको पता है प्यूरिन बनती है। तो जो आपके इनके फॉर एग्जाम्पल टूटी फूटी प्यूरिन होती है उससे दोबारा प्यूरिन बनानी जाती है आपकी सैल्वेज पाथवे में। एक्सक्रीशन इस तरीके से हो गया तो यूरिक एसिड आपका कंप्लीटली फिल्टर हो जाता है, लेकिन और रीअब्जॉर्ब भी हो जाता है, फिल्टर होकर ना पीसीटी से रीअब्जॉर्ब होता है, लेकिन कुछ हद तक ऐसा ही होता है कि ये थोड़ा सा आपका डिस्टल ट्यूब्यूल के लेवल पे एक्सक्रीट होता है। अब जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, प्राइमरी गाउट जो होता है वो आपका तब डेवलप करता है जब आपके पास कोई भी एरर होता है, इनवॉल्व एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे वो कहते हैं कि जो आपका लीच निहाल सिंड्रोम होता है ना, जिसमें एजीपीआरटी आपको बताना चाहिए, हाइपोक्साइथिन ग्वानिन फॉस्फोरिबोसिल ट्रांसफरेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि नॉर्मली प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है। जब ये एंजाइम नहीं होता तो प्यूरिन मेटाबलाइज नहीं होती, यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होती। प्यूरिन जब ज़्यादा होगी ना तभी यूरिक एसिड ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा प्यूरिन होगी उतनी ज़्यादा वो डिग्रेड होगी। तो इस वजह से आपके पास अगर इनवॉल्व एरर मेटाबॉलिज्म है तो प्राइमरी गाउट होता है। बट अगर सेकेंडरी गाउट तब होता है या तो इसकी ओवर प्रोडक्शन है या फिर इसके अंडर एक्सक्रीशन है, ठीक है। अंडर एक्सक्रीशन इज मोर कॉमन कॉज, ओवर प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होते। अंडर एक्सक्रीशन क्यों हो सकता है कि आपके पास ट्यूमर यहाँ पे आपके पास किडनी की कोई डिजीज़ हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अंडर एक्सक्रीशन की वजह हो सकती है आपके पास नेफ्रोपैथी हो सकती है, लेट डिजीज, लेट एल्कोहल की वजह से एल्कोहलिज्म हो सकती है, कीटो एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, ये हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होते हैं, ठीक है। और जो ओवर प्रोडक्शन होती है वो होती है, वही मैंने बता दिया कि आपके पास एक होता है आपका ना एजीपीआरटी में भी ज़्यादा बन रहा होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये नहीं है तो उसमें भी ओवर प्रोडक्शन हो रही है क्योंकि प्यूरिन ही ज़्यादा है। दूसरा ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ठीक है। ऑब्वियसली जब भी कोई ट्यूमर होता है उसमें सेल टर्नओवर इतना ज़्यादा होता है तो उसमें भी डेवलप कर सकती है। इसके अलावा आपके पास माइलोप्रोलिफरेज यानी कि न्यूरोपैथीज में, हिमोरेटिक एनीमियास में, सोरियासिस में, G6PD डेफिशिएंसी और फ्रुक्टोज में, सब में यहाँ पे ये ओवर प्रोडक्शन हो रही होती है। अब इसकी ये पैथोजेनेसिस है, ये डायग्राम यहाँ पर कर लो, काफ़ी होता है। जब ये कभी हाइपरयूरिसीमिया होता है ना, ठीक है, तो ये यूरेट क्रिस्टल्स बनता है जो कि डिपॉजिट हो जाते हैं आपके जॉइंट्स में। जब वहाँ पर क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं, क्रिस्टल हमारे लिए कोई यानी कि बहुत ही ज़्यादा आम सी चीज़ नहीं है। तो होता क्या है कि वहाँ पर आपके पास मैक्रोफेजेस आते हैं और वो आके इसको डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। जब मैक्रोफेजेस आते हैं उस पर एक्ट करते हैं तो आपके पास वहाँ पे इन्फ्लेमेसोम एक्टिवेट होता है जो कि इंटरलूकिन 1 बीटा को एक्टिवेट करता है, जो कि वहाँ पे कीमोकाइन सिक्रीशन और साइटोकाइन का होता है। कीमोकाइन तो साइटोकाइन जो होता है ना वो आपके जॉइंट के कार्डियो और सनोवियम में से प्रोटीज रिलीज कराते हैं जो कि टिश्यू इंजरी इन्फ्लेमेशन कॉज कराते हैं। मैक्रोफेजेस की वजह से लिकोट्राइन B4 भी एक्टिवेट होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन भी बनते हैं, फ्री रेडिकल्स भी बनते हैं। और आपके पास दो तरह के न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइट्स होते हैं जो कि इसको अटैक करते हैं। एक आपके मैक्रोफेजेस होगी, दूसरा कॉम्प्लीमेंट भी एक्टिवेट होता है और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर न्यूट्रोफिल को लेकर आता है। कीमोकाइन भी न्यूट्रोफिल को लेकर आते हैं, लिकोट्राइन B4 प्रोस्टाग्लैंडिन फ्री रेडिकल्स भी न्यूट्रोफिल्स को लेकर आते हैं, इंटरलूकिन 1 बीटा भी न्यूट्रोफिल्स को लेकर आते हैं। न्यूट्रोफिल से यहाँ पे आते हैं तो वो भी इसको फेगोसाइटोस करते हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल से भी एंजाइम रिलीज होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम, जो कि फर्दर टिश्यू इंजरी इन्फ्लेमेशन कॉज कराते हैं। तो इवेंचुअली ये सारी चीज़ होती हैं, ठीक है। आपने चीज़ रखनी है कि ऑब्वियसली यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है तो कार्डिनल साइंस ऑफ पेन होंगे, रेडनेस होगी, टेंडर होगा, हॉट वार्म स्वेलन, कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम भी आपको मिलेंगे, स्मॉल जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं, रात को पेन होती है इतनी ज़्यादा कि पेशेंट उठ जाता है दर्द से, अक्यूट फ्लेयर्स के आ सकते हैं, WBC 2000 से ज़्यादा हो सकते हैं और 1100 से कम होते हैं, ESR CRP सब कुछ रेज होता है। ये ना ज़्यादा कॉमन कंडीशन है जो कि मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है। इसकी जो कंडीशन इसके साथ एसोसिएट होता है वो यही होते हैं। अच्छा, टोफाई क्या होता है? अगर आपके पास वही यूरेट क्रिस्टल्स अलॉन्ग विद इन्फ्लेमेटरी टिश्यू तो उसको यहाँ पे हम टोफाई कहते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने बताया था ना कि सबसे ज़्यादा कॉमन ये कहाँ पे है, या आपके सबसे ज़्यादा जो कॉमन है ये आपके MTP जॉइंट में है और ये आपके पास इस तरह से बन जाता है। और ये टोफाई कैसे होते हैं कि आपको सेंटर में येलो येलो क्रिस्टल्स होते हैं, सराउंडिंग में यहाँ पे फॉरेन बॉडी जॉइंट से रिएक्शन होता है, ठीक है। आप देखो सबसे ज़्यादा कॉमन उन्होंने हर पिक्चर में यही दिया होगा क्योंकि MTP सबसे ज़्यादा कॉमन जॉइंट है। अच्छा, एज के साथ थोड़ा सा यहाँ पे प्रीडिस्पोजिशन है, ठीक है। एज के साथ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। इसके बाद यहाँ पे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा हो, जो ओबेसिटी होता है, फैटी फूड लेते हैं, सुशी लेते हैं, रेड मीट लेते हैं। इसके अलावा पहले किंग डिजीज भी कहा जाता था गाउट को, क्योंकि किंग होते थे जो कि बियर या फिर रेड मीट अफोर्ड कर सकते थे। और ड्रग्स में जैसे थायजाइड है, एस्पिरिन है, नाइसिन है। एस्पिरिन आपको पता है लो डोज पे एसिड एंटीप्लेटलेट करती है, हाई डोज पे एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। नाइसिन लो डोज पे एक वाइटामिन होता है जबकि हाई डोज पे वो लिपिड लोडिंग ड्रग होती है। लेकिन आपके पास एस्पिरिन लो डोज पे, नाइसिन हाई डोज पे ये कॉज करा सकती है। अब मॉर्फोलॉजी बहुत ही ईजी और ये पूछे जाते हैं, अक्यूट अर्थराइटिस, क्रॉनिक टोफेशियस अर्थराइटिस, टोफाई जो कि बाकी जगह पे आपको मिलती है, और गाउटी नेफ्रोपैथी। अक्यूट अर्थराइटिस में सिंपल यही है कि आपको डेंस इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट मिलते हैं सैनोवियम पे भी और सैनोवियम फ्लूइड के अंदर भी। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उसके अंदर आपको यूरेट क्रिस्टल्स मिलते हैं, सैनोवियल फ्लूइड के अंदर भी यूरेट क्रिस्टल्स मिलेंगे। और जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किस होते हैं, स्लेंडर, इसी तरह के आपके पास नीडल शेप होते हैं। वो बायफ्रिंज यहाँ पे उनकी नेगेटिव बायफ्रिंजमेंट होती है। ये आपको जब हम येलो डालते हैं, जब पैरेलल प्लेन पोलराइज रहता है तो वो येलो कलर के नजर आते हैं। जो क्रॉनिक टोफेशियस अर्थराइटिस है वो कहते हैं कि बार बार रिपीटेड अटैक की वजह से वहाँ पे क्रिस्टल्स इनक्रस्ट हो जाते हैं आर्टिकुलर सर्फेस में और वो आपको चौकी वाइट डिपॉजिट की तरह यहाँ पे नजर आते हैं। जैसे ये बिग टो का जो है यही आपको वाइट वाइट नजर आने, चौकी वाइट, वो क्रॉनिक टोफेशियस अर्थराइटिस में बन जाते हैं। टोफेशियस अंदर रखना कि टोफाई का मतलब है कि यूरेट क्रिस्टल्स इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी होते हैं और आपका वो पैनस बन जाता है जो कि कार्डियस को डिस्ट्रॉय करता है। अब यही टोफाई आपके लिगामेंट्स में, टेंडेंस में, बर्सा में भी बन सकते हैं। ये तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और गाउटी नेफ्रोपैथी भी इसमें हो सकती है। इट कैन बी एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। और आपका फिर अक्यूट अर्थराइटिस होता है जिसमें सिवियर लोकलाइज पेन होती है, हाइपरनीमिया होता है, फर्स्ट अटैक मोनो आर्टिकुलर होता है, एक ही जॉइंट को इन्वॉल्व होता है जिस वजह से एसिमेट्रिक भी होता है, और MTP इन्वॉल्व होता है। इंटरक्रिटिकल पीरियड में भी वो कहते हैं कि आपका अच्छा अंदर रखना कि अक्यूट अटैक में यूजुअली आप पेन बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट को, बट आप कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं देते सिवाय एनालिसिस के, ठीक है। और इंटरक्रिटिकल पीरियड होता है, उसमें भी आप रेजोल्यूशन ऑफ दी अर्थराइटिस होता है, वो सिम्टम फ्री इंटरवल खुद ब खुद आ जाता है। बाकी इसके ट्रीटमेंट के लिए उसके बाद मैंने बताया था कि आपका क्रॉनिक टोफेशियस अर्थराइटिस आता है, ट्रीटमेंट क्या मिली NSAID देते हो।